हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेकर उपस्थित हैं। आज है 3 मार्च 2021। तो आइए देखते हैं 3 मार्च को आपको करेंट अफेयर्स के साथ साथ आपके साथ स्टैटिक जीके का कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है कि भारत के किस शहर में स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा किया गया। यानी कहने का मतलब हुआ स्पोर्ट्स सिटी यानी स्पोर्ट शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा किया गया है अहमदाबाद शहर को। यानी अहमदाबाद शहर को अभी हाल ही में सुने होंगे कि अहमदाबाद में आपको हाल ही में मोटेरा स्टेडियम जो था, जो अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम है, जिसका पहले नामकरण किया गया था सरदार पटेल। अभी हाल ही में इसका जब शुभारंभ यानी उद्घाटन किया गया था आपको 24 फरवरी को, तो श्री रामनाथ कोविंद जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं वो इन्हीं के नामकरण के बाद इसका नाम रखा गया है श्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और यह अहमदाबाद शहर में स्थित है। तो यहीं पर घोषणा किया गया कि अहमदाबाद शहर को आपको एक स्पोर्ट्स सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा और यह है गुजरात का शहर। बालासोर से याद रखेंगे, बालासोर जो है ये उड़ीसा का एक शहर है जहाँ पर भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा, क्योंकि बिजली से बहुत से लोगों की क्या हो जाती है, जान चली जाती है। उस पर रिसर्च किया जाए और साथ ही समय रहते हुए लोगों को जागरूक किया जाए जिससे कम से कम लोगों की नुकसान पहुँचे। जबकि दिल्ली जो है ये नई दिल्ली जो है वो दिल्ली की राजधानी जो है नई दिल्ली, और यह भी क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ के सीएम है अरविंद केजरीवाल और अनिल बैजल जो है यहाँ के आपको गवर्नर है यानी डिप्टी गवर्नर है। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है और मुंबई में ही आपको सबसे बड़े आपको समुद्री सुरंग बनाया जा रहा है। यानी समुद्री सुरंग जो बनाया जा रहा है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, मुंबई में। तो अगला प्रश्न है कि नोएडा में हॉट में सौरस आजीविका मेला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो यह मेला का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है आपको कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये आयोजित किया गया। इसमें लोक संस्कृति और अनोखा हस्तकला का उत्पाद के रंगों को नोएडा हाट में दिखाया गया। हस्तकला कहने मतलब हाथों से बनाए हुए जो वस्तु आप देख रहे हैं इमेज में, इसी का प्रदर्शनी किया जाएगा ये सरस आजीविका मेला में। और यह एक समय है 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे आप देख सकते हैं और ये शुरुआत 26 फरवरी को और ये चलेगा आपको 14 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो किनके द्वारा ही शुरू किया गया है उद्घाटन, तो नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि किसान कल्याण मंत्रालय इन्हीं के पास है, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जो है उत्तर प्रदेश के सीएम हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त किया गया है, इसे किससे मिला है। तो यह पुरस्कार अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था। यानी यह ग्लोबल एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड है, यानी वो खासकर पर्यावरण के क्षेत्र में अच्छे कार्यों के लिए, यानी वैश्विक लेवल पर यानी विश्व लेवल पर इनके द्वारा जो किया गया कार्य उसी के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है आपको श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। अभी हाल ही में सुने होंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो बनाया गया था आपको COP21 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपको 21 का मीटिंग हुआ था 2015 में आपको पेरिस में, जहां पर ISA की स्थापना हुआ था। ISA कहने का मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, खासकर ये पर्यावरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका थी इनकी और फ्रांस के राष्ट्रपति का। और हाल ही में ISA की दूसरी मीटिंग जो होगी अभी ग्लासगो में होगी, आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन होने वाला है ग्लासगो में नवंबर में, जिसमें भारत जो है वर्तमान ISA का अध्यक्ष है और इनके द्वारा ये प्रस्ताव रखा गया है कि एक सोलर बैंक की भी स्थापना किया जाए। यानी ISA का एक थीम है कि सोलर बैंक बनाया जाए और जो देश सोलर एनर्जी को बढ़ावा देगा उसे आर्थिक लाभ दिया जाए, खासकर दुनिया में बढ़ते हुए कार्बन उत्सर्जन को रोका जाए और बढ़ते हुए प्रदूषण और साथ ही ये पर्यावरण में संतुलन बना रहे। इसी के लिए ये भारत सरकार का अहम कदम भी है और ISA का हेडक्वार्टर भी भारत के गुरुग्राम में है और भारत इसका क्या है, अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष अभी फ्रांस को बनाया गया है। और श्री रामनाथ कोविंद जो है देश के राष्ट्रपति हैं और पीयूष गोयल रेल और वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, अमित शाह भारत के गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक ने
पीएम केयर्स फंड, ये पीएम केयर्स फंड में 11 करोड़ की दान किया है। तो पीएम केयर्स फंड जो ये कोविड-19 के द्वारा लोगों से मदद मांगने के लिए शुरू किया गया था। तो पीएम केयर्स फंड का फुल फॉर्म भी याद रखेंगे आपको, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ एंड एनर्जी सिचुएशन फंड होता है इसका फुल फॉर्म। और इसमें हाल ही में आपको 11 करोड़ का दान किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहने का मतलब ये भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी शाखा 100 से ज़्यादा शाखा विदेशों में भी है। यानी भारत का ये पहला बैंक है जिसकी शाखा विदेशों में सबसे ज़्यादा है एसबीआई का। और एसबीआई जो है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955 ईस्वी में, क्योंकि पहले जो इम्पीरियल बैंक था, इम्पीरियल बैंक की स्थापना किया गया था 1921 ईस्वी में, क्योंकि पहले बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में जो बैंक था तीनों, उसी तीनों बैंक को मिलाकर 1921 ईस्वी में बनाया गया था इम्पीरियल बैंक। और इसी इम्पीरियल बैंक को स्वतंत्रता के बाद हम लोग यहाँ 1955 ईस्वी में गोरवाला समिति के सिफारिश पर इसे नाम दिया गया एसबीआई, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वर्तमान इसके सीईओ जो हैं वो दिनेश कुमार खाड़ा हैं। कौन है? दिनेश कुमार खाड़ा। इन्हीं के द्वारा ये दिया गया है 11 करोड़ का फंड पीएम केयर्स फंड में। किस केंद्र शासित प्रदेश ने घर घर राशन योजना की शुरुआत किया है? यानी कहने का मतलब अब घर घर राशन योजना शुरुआत की, यानी हर घर तक राशन पहुंचा दिया जाएगा, आपको अब राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। तो ये शुरू किया है आपको केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जैसे इमेज में देख रहे हैं। और ये हैं आपके अरविंद केजरीवाल, और लिखा भी है कि अब राशन की दुकान पर गए बिना घर घर पहुंचेगा राशन। यह स्कीम दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया। और यहाँ के डिप्टी सीएम जो हैं वो मनीष सिसोदिया हैं, जिन्हें अभी हाल ही में महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और याद रखेंगे ये दिल्ली जो है आम आदमी पार्टी के हैं आपको अरविंद केजरीवाल। तो ये योजना बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा दिल्ली में इन्होंने प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली शहर के लिए कई तरह की स्कीम चलाते हैं, खासकर आपको इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, खासकर उसके लिए चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ी चले। इसके अलावा जितने भी सरकारी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको भी इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने का काम करना, साथ ही पौधारोपण नीति लाना, सूच अभियान हो आपको। उसके अलावा ऑड इवन जो योजना शुरू किया गया था पहली बार दिल्ली में ही शुरू किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि इसरो ने ब्राज़ील के अमेजनिया 1 सैटेलाइट जो था उसे लॉन्च किया। तो ब्राज़ील के अमेजनिया जो सैटेलाइट है वो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया। तो जिसे लॉन्च किया गया उस यान का नाम क्या था? तो उस यान का नाम आपको बताना है। तो यह है यान जिससे ये छोड़ा जाता है, जिसका नाम है PSLV-C आपको 51। तो इस PSLV का मतलब होता है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जिसे ये छोड़ा जाता है उसी का कहते हैं यान। और जिस यान में वो पूरा सिस्टम को लगा कर छोड़ दिया जाता है अंतरिक्ष में, तो उसको कहा जाता है यान। और उस यान का नाम है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल C51, इसी से छोड़ा गया है। और ये कहाँ के? तो ब्राज़ील का है। कहाँ के? ब्राज़ील के। और भारतीय स्पेस एजेंसी यानी इसरो ने छोड़ा है, जिसकी स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। इसे हम लोग, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। और वर्तमान इसरो के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। और इसे छोड़ा कहाँ से जाता है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से ज़्यादातर आपको सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में देखते हैं DRDO के द्वारा एक बनाया गया है आपको सैटेलाइट, यानी उपग्रह बनाया गया है जिसका नाम है सिंधु नेत्र। क्या नाम है? सिंधु नेत्र। तो DRDO कहने का मतलब डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी आपको 1958 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर है आपको नई दिल्ली। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर है आपको नई दिल्ली। और जी सतीश रेड्डी जो है इसके चेयरमैन है। यानी जी सतीश रेड्डी कौन है? तो जी सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन है। और इसके द्वारा बनाया गया उपग्रह है सिंधु नेत्र। तो इसे कहाँ पे लॉन्च किया गया, यानी किस राज्य से? तो ये लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश से। यानी आंध्र प्रदेश में वही अंतरिक्ष लॉन्च करने का जो स्थान है श्रीहरिकोटा, वहीं से लॉन्च किया गया। और इसे बनाया किसे? तो DRDO ने बनाया है, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे बनाया गया है। और इसको लॉन्च करने के बाद
खासकर दक्षिण चीन सागर में इसकी निगरानी और तेजी से बढ़ाया जा सके और उसी के लिए ये लॉन्च किया गया था। अब है प्रश्न कि भारत द्वारा चंद्रयान-3 क्या है, चंद्रयान-3 लॉन्चिंग कब की जाएगी? तो चंद्रयान-3 का लॉन्चिंग किया जाएगा आपको 2022 में। कब किया जाएगा? तो 2022 में किया जाएगा। ये रिवीजन करेंट अफेयर्स है, अभी चर्चा किए थे, आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा किए थे। 2022 में लॉन्च किया जाएगा। किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो भारतीय स्पेस एजेंसी जो है, जिसे इसरो के नाम से हम लोग जानते हैं, उसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति की खोज किया है? तो ये खोज किया है आपको अरुणाचल प्रदेश। क्या है? जिसे हम लोग पहले नेफा के नाम से जानते थे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आपको ईटानगर है। अब ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का एक समूह है, यानी ये है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की मीटिंग जो हुई उसकी अध्यक्षता कौन किया? भारत। यानी 2021 में ब्रिक्स का जो भी मीटिंग होगा उसका अध्यक्षता भारत करेगा। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी। ब्रिक्स में ये 5 देशों का समूह है। B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। बाद में ही साउथ अफ्रीका जुड़ा था। यानी अगले साल 2020 में आपको रसिया किया था, तो इस साल इंडिया करेगा, अगले साल आपको चाइना करेगा, उसके बाद साउथ। यानी सर्किल की तरह जैसे लिखा रहता है ब्रिक्स, उसी के सर्किल के तहत प्रत्येक साल ये इसकी जहाँ पे जो जिसका नाम पहले आएगा वो वहीं पर क्या होगा? ये मीटिंग होगा और उसका अध्यक्षता वही देश करता है। तो इस बार मीटिंग में कौन कर रहा है? तो भारत। इससे पहले जो हुआ था 2020 में, तो रूस किया, तो उसमें वर्चुअल हुआ था कि कोरोना के कारण ये मीटिंग आपको सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ और सारे देश के लोग शामिल हुए थे, यानी सारे देशों के जो अध्यक्ष हैं वो लोग शामिल हुए थे। अब देखते हैं हम लोग स्टैटिक जीके का प्रश्न जो आपके एग्जामों में बहुत पूछा जाता है। अब देखिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा भारत और श्रीलंका के बीच विभाजक का कार्य करता है? तो आप देखते हैं ये भारत के मैप के नीचे वाला हिस्से में यहाँ पे है श्रीलंका। क्या है? यहाँ पे है श्रीलंका, और श्रीलंका और भारत के बीच है पाक जलडमरू। क्या है? पाक जलडमरू। पाक जलडमरू कहने का मतलब हुआ कि दोनों के बीच ऐसा स्थान जहाँ से दोनों बगल पानी और बीच में थोड़ा सा क्या है? रास्ता है। हम लोग कहते हैं ना पाक का मतलब होता है पवित्र। क्या पाक का मतलब है? पवित्र। और यहीं पर है मन्नार की खाड़ी। क्या है? यहीं पर मन्नार की खाड़ी है और यहाँ पर है पम्बन द्वीप। तो पम्बन द्वीप भी कहाँ है? तमिलनाडु में। और पाक जलडमरू तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। तो तमिलनाडु किस राज्य, किस देश में है? तो भारत में। तो ये प्रश्न पूछा है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा विभाजक के रूप में काम करता है? तो पाक जलडमरू करता है। कौन करता है? तो पाक जलडमरू करता है। 9 डिग्री चैनल जो है ये खासकर आपको लक्षद्वीप से मिनिकॉय को अलग करता है। तो लक्षद्वीप यहाँ पे है और यहीं पर है आपको मिनिकॉय द्वीप, तो इसको अलग करने का काम करता है 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल जो है ये आपको आ जाता है ईस्ट साइड में, जो अंडमान यानी छोटा निकोबार से बड़ी निकोबार को क्या करता है? अलग करने का काम करता है। अगला प्रश्न है कि नागरिकों के मौलिक अधिकार और भारतीय संविधान के संरक्षक का काम कौन, ग्रांटर कौन होता है? तो नागरिकों के मौलिक अधिकार कहने का मतलब फंडामेंटल राइट, और खासकर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका संरक्षण का काम कौन करता है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट करता है। यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये किया जाता है, यानी उसी को ये अधिकार है। यानी संविधान संबंधित जो भी व्याख्या करना हो वो करता है। और मौलिक अधिकार में आपकी कोई कमी होती है तो आप कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या तो हाई कोर्ट जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आपकी बातों को सुनता है। तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत आपकी बातों को समाधान करता है, खासकर मौलिक अधिकार से संबंधित। उसी तरह राज्य भी आपको अनुच्छेद 226 के तहत आपकी बातों को सुनता है, राज्य के हाई कोर्ट सुनता है और फिर आपके समाधान करने का काम करता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है वही भारतीय संविधान के संरक्षक के रूप में काम करता है। और वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में 33+1 न्यायाधीशों की संख्या है। यानी कहने का मतलब एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो वर्तमान में आपको 34 टोटल न्यायाधीशों की संख्या है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। और हमारे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की चर्चा अनुच्छेद 124 में किया गया। यानी अनुच्छेद 124 से लेकर अनुच्छेद 147 तक केवल सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही चर्चा किया गया है। और वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबडे। कौन है? शरद अरविंद बोबडे जो है वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और इन्हें CJI भी कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि भारत में सबसे सर्वोच्च जो है वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही है, यानी जिसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। इसके बाद कोई दूसरा बड़ा न्यायालय नहीं है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिसे हम लोग कैग के नाम से जानते हैं, यानी कंप्यूटर ऑडिटर जनरल, जो भारत के सार्वजनिक धनों का संरक्षण करने का काम करता है। गृह मंत्रालय जो होता है वो आपके देश के अंदर जितने भी
क्षेत्र होता है उसकी देखरेख करता है आपको गृह मंत्रालय। केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है जिसे हम लोग CBI के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस लड़ाई ने बंगाल पर ब्रिटिश शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया, यानी वहाँ से आपको ब्रिटिश शासनों को भारत में आगे बढ़ने का अधिकार मिल गया। तो ये युद्ध हुआ था आपको प्लासी के युद्ध। जो प्लासी के युद्ध जो हुआ था आपको 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी एक जगह का नाम है जो आपको पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में है, जो आपको वर्तमान में हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर युद्ध हुआ था आपको प्लासी का युद्ध। और इस प्लासी के युद्ध में एक साइड थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और एक तरफ थे लॉर्ड क्लाइव जो कंपनी के गवर्नर था। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की क्या हुई? हार हुई। और हार के साथ ही बंगाल में ब्रिटिश शासन का क्या हो गया? मार्ग प्रशस्त हो गया, यानी आने का समय हो गया। क्योंकि सिराजुद्दौला के जो सेनापति था आपको मीर जाफर, वो युद्ध में धोखा दे दिया और वो मिल गया था लॉर्ड क्लाइव से, जिसके कारण सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो भारत का पहला है वो आपको नाम है नीलगिरी। क्या है? नीलगिरी। ये नीलगिरी जो है वो भारत के सबसे नीचे वाले हिस्से में ये है, आपको पश्चिमी घाट कहते हैं, इसको कहते हैं पूर्वी घाट, और दोनों का मिलान बिंदु जो होता है वो नीलगिरी है। इसी को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में शामिल किया गया था। और नीलगिरी को याद रखिए, नीलगिरी जो है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का क्या है? मिलान बिंदु है। और इसकी सर्वोच्च चोटी है नीलगिरी दोदा बेटा। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? दोदा बेटा है, दोदा बेटा है। और नीलगिरी क्षेत्र में ही आपको टोडा जनजाति पाई जाती है। कौन जनजाति पाई जाती है? टोडा जनजाति पाई जाती है, जो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यानी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछा जाए तो क्या है? तो टोंडा है, यानी दक्षिण भारत के। और पूरे भारत के पूछा जाए तो गोंड जनजाति जो है वो सबसे बड़ी जनजाति है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, कहता है कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है आपको पनामा नहर। कौन जोड़ने का काम करती है? पनामा नहर। और सुएज नहर जो होती है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को और पाक स्टेट जो है भारत और श्रीलंका है, इसको जोड़ने का काम करती है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये CSO के द्वारा जारी किया जाता है, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1951 ईस्वी में। कब हुआ था? इसे 1951 ईस्वी में इसे स्थापना किया गया था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संसद के किसी भी सत्र को बुलाने या स्थगित करने का शक्ति किसके पास होता है? तो ये आपको राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। यानी संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और दोनों को संयुक्त अधिवेशन हो बुलाने का काम तो राष्ट्रपति करते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष को ही हम लोग स्पीकर कहते हैं। क्या करते हैं? स्पीकर कहते हैं। इसके अलावा कोई सत्र को स्थगित करना हो कि अगले सत्र में सत्र की फिर शुरुआत हो, उसको काम करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन संसद के अंदर जो सत्र चल रही है उस समय सभा को स्थगित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला और वर्तमान राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है इसके लिए एक एक्ट लाया गया था 1990 में, और 92 में बनाया गया था राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया था, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा है, जो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जिसे बाद में बनाया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है, चुनाव आयोग और ये सब क्या है? संवैधानिक निकाय है, जिसके संविधान में चर्चा किया गया है। और चुनाव आयोग के बारे में अभी हाल ही में चर्चा होगा कि कई राज्यों में चुनाव होने वाला है, इसलिए चुनाव आयोग को याद रखेंगे, जिसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक किया गया है। वर्तमान चुनाव आयुक्त जो हैं सुनील अरोड़ा हैं। कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। और सुशील चंद्रा और इसके अलावा राजीव कुमार जो हैं वो अन्य चुनाव आयुक्त हैं, क्योंकि 3 स्तरीय चुनाव आयुक्त होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहता है कि देशांतर विस्तार के कारण भारत और अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो कितना समय अंतराल होता है? क्योंकि आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये अरुणाचल प्रदेश के 97 डिग्री 25 मिनट होता है, और इन दोनों के बीच में आपको
लगभग 29 डिग्री का अंतर होता है। 29 डिग्री कहने का मतलब हुआ लगभग मान लिया जाता है 30 डिग्री का अंतर, और 1 डिग्री यानी एक देशांतर और 1 डिग्री दोनों क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि 360 डिग्री पूरे होता है, यानी 360 डिग्री में पूरे एक पृथ्वी घूमता है। तो कहा जाता है कि इस पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची जाती है, तो 360 देशांतर रेखाएं भी होती है। एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का लगता है। कितना लगता है, 4 मिनट का। उसी तरह 30 डिग्री यानी 30 देशांतर को पार करने में कितना समय लगा, 68 डिग्री 7 मिनट से गुजरात से शुरू होता है। ऐसे आपको देशांतर रेखाएं खींची गई जाती है और यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश तक खींची जाती है। तो 30 कहने का मतलब हुआ 120 मिनट, और 120 मिनट कहने का मतलब हुआ 2 घंटा। तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच कितना घंटे का अंतर होगा, तो 2 घंटे का अंतर होगा। और इसे अच्छे से समझने के लिए आपको प्ले लिस्ट में जाकर एक सर्च हो जाएंगे, आपको ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स उसमें पूरे अच्छे से बताया हुआ है मैप के साथ। तो मैप में जाकर ज़रूर देखें एक बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।